हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था राधा कृष्णन कमीशन के बारे में, जिन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हम किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं उसके बारे में उन्होंने सजेशंस दिए थे। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करा गया था। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में, जिसको हम मुदायलर कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि आपका 1952 से 53 तक रहा था। ठीक है, तो देखो, राधा कृष्णन कमीशन आया था आपका 1948-49 में। तो इसमें बहुत सारे सजेशंस दिए थे आपको रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें से एक सजेशन इस कमीशन का क्या था कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी एजुकेशन तभी हो पाएगी जब आपकी सेकेंडरी एजुकेशन में भी चेंजेस लाए जाएंगे, जिससे कि इससे क्या होगा ना, सेकेंडरी एजुकेशन में चेंजेस लेकर आओगे तो इससे यूनिवर्सिटी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ऐसा ही सजेशन का कहना था, इस कमीशन का कहना था। तो इसलिए एक सजेशन इस राधा कृष्णन कमीशन का क्या था, was to reform the secondary education as a prerequisite, मतलब as a required prior condition। ठीक है, to raise the standard of the university education। तो इसके जब ये सजेशन दिया ना, तो उसी टाइम पे ही 1948 में गवर्नमेंट ने एक ताराचंद कमेटी को अपॉइंट कर दिया था, जो क्या करती थी, सेकेंडरी एजुकेशन को रिव्यू करती थी और मेजर सजेस्ट करती थी कि हम किस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को 1949 में सबमिट करा था। ठीक है, तो इस ताराचंद कमेटी ने अपने क्या सजेशंस दिए थे सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, उसको देखते हैं। इन्होंने बोला कि जो जूनियर बेसिक एजुकेशन है आपकी, वो 5 साल की कर दो, और जो सीनियर बेसिक एजुकेशन है वो 3 साल की कर दो, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 4 साल की कर दो। ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है ना, फिर इन्होंने बोला कि मल्टीपर्पज स्कूल्स भी ओपन किए जाएं सेकेंडरी लेवल पे, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड किए जा सके। कि मतलब कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सब तरीके का आता है। तो इसमें इन्होंने बोला कि टेक्निकल, ये तो शायद आपके सब्जेक्ट्स हो गए ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है ना, अगर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो बच्चे भाई साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ते हैं, है या नहीं। और वोकेशनल में आपका बच्चे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं आपका। तो जो भी वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज है, तो इन को लेके एक मल्टीपर्पज स्कूल्स बनाए जाए, अलग अलग पर्पस के लिए स्कूल्स बनाए जाए जो अलग अलग तरीके के वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करें। ठीक है, मदर टंग में ही एजुकेशन दी जाए जूनियर बेसिक लेवल पे। नेशनल लैंग्वेज हिंदी अलोंग विद दी मदर टंग, ये कंपलसरी हो कब, सीनियर बेसिक लेवल पे। जूनियर बेसिक लेवल पे तो सिर्फ मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, और सीनियर बेसिक लेवल पे आपकी हिंदी, जो कि नेशनल लैंग्वेज है, और मदर टंग, इन दोनों में आपका पढ़ाया जाना चाहिए सीनियर बेसिक लेवल पे और सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है सिर्फ आपके सेकेंडरी एजुकेशन में ही होने चाहिए। ठीक है, जो एडमिशन है आपका यूनिवर्सिटीज में, वो जो सेकेंडरी स्कूल का जो हमारा रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे दिया जाना चाहिए। हाउएवर यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी करवा सकती है। ठीक है, तो सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जब ताराचंद कमेटी की रिकमेंडेशंस को पढ़ा, और राधा कृष्णन कमीशन ने भी उसी टाइम पे अपने सजेशन दे दिए थे, इन दोनों की रिपोर्ट को इन्होंने पढ़ा। तो इन दोनों की जो रिपोर्ट थी, जो सजेशंस थी ना, ये क्लियर कट नहीं थी और ना ही कंप्लीट थी। तो इसीलिए 1951 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दी कि आप एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट करें। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने इन्हीं के कहने पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट कर दिया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदायलर इन 1952। इसी के नाम पे इसको मुदायलर कमीशन भी कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को हम मुदायलर कमीशन भी कहते हैं, ऐसा था। ठीक है, क्योंकि जब राधा कृष्णन कमीशन आया था, जब उसने सजेशन दिए थे, तो उसी टाइम पे ना गवर्नमेंट ने जब राधा कृष्ण कमेटी बनाई थी, जब आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जब बनाया था उन्होंने, तो उसी टाइम पे ना इन्होंने एक ताराचंद कमेटी को भी अपॉइंट कर दिया था साथ ही साथ, कि वो आपका यूनिवर्सिटीज की कंडीशंस को देखता रहेगा और ये आपकी सेकेंडरी एजुकेशन की
कंडीशंस को देखता रहेगा। तो दोनों की रिपोर्ट जब साथ में आई और उसको जब इन्होंने मतलब इसको पढ़ा, तो दोनों ही कमीशंस की जो सजेशंस थे वो इनको ना ही क्लियर नजर आए और ना ही कंप्लीट नजर आए। तो उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और कमीशन अपॉइंट करा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुदायलर। इसी के नाम पे इसका नाम मुदायलर कमीशन पड़ा। ठीक है, तो अब मुदायलर कमीशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये कमीशन के क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहे थे। तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करा सेकेंडरी एजुकेशन की हर एक स्टेट में। इसने एम्स, करिकुलम, टीचिंग स्टैंडर्ड कैसा है सेकेंडरी एजुकेशन का हर स्टेट में इंडिया में, उसके बारे में स्टडी करा। स्टूडेंट का डिसिप्लिन कैसा था सेकेंडरी लेवल पे, उसको स्टडी करा। पे स्केल, सर्विस कंडीशंस कैसी थी टीचर्स की, उसको स्टडी करा। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स की कंडीशंस कैसी थी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बिल्डिंग कैसी थी, उन सब के बारे में भी इसने स्टडी करा कि अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स थे जो होने चाहिए थे पढ़ाई के लिए, वो सब थे या नहीं, है ना, एपरेटस थे या नहीं, लेबोरेटरीज थी या नहीं थी, लाइब्रेरी थी ना या थी, वो उन सब के बारे में भी इन्होंने देखा। एग्जामिनेशन सिस्टम किस तरीके का होता था उसके बारे में भी इन्होंने स्टडी करा। देखो बेसिकली जो भी कमीशन सही, सबका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो जिसके लिए आया है उसने उसी चीज को स्टडी करा। अब जैसे राधा कृष्णन कमीशन आया था, बेसिकली वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए आया था, तो उसने सारा कुछ यूनिवर्सिटीज को लेकर देखा। ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटीज में किस लेवल पे और एजुकेशन दी जाती थी, किस कैसे कैसे स्ट्रीम डिवाइडेड थी, सब कुछ, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने देखा तो यूनिवर्सिटी का देखा, फाइनेंस उन्होंने देखा तो यूनिवर्सिटी का देखा। अब ये सिर्फ बेसिकली सेकेंडरी स्कूल्स के लिए मुदारा कमीशन आता, तो इसने जो सारा कुछ जो स्कूल में एक देखना होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, वहां पे पढ़ाने का एम क्या था, करिकुलम क्या था, टीचिंग मेथड्स क्या थे, ठीक है, कंडीशन कैसी थी, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा था, तो वो सब उन्होंने सेकेंडरी स्कूल्स का देखा। फिर इसने सजेशंस क्या दिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, इसने सबसे पहले तो कुछ डिमेरिट्स बताई हमारी कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन की। ठीक है ना, जो हम पहले सेकेंडरी एजुकेशन जिस तरीके से दी जाती थी उसकी कुछ डिमेरिट्स इसने बताई। ठीक है, इसने बताया कि उस टाइम पे जो मेन एम होता था ना पढ़ाने का, वो क्या होता था कि बस बच्चे कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, उनका मकसद ही ये रहता था कि बच्चे इतना नंबर ले आए कि उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। फोकस बच्चे की प्रोग्रेस पे नहीं होता था। ठीक है, करिकुलम बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था, नैरो था और वन साइडेड था, मतलब एक्टिविटीज के थ्रू वहां पे एजुकेशन नहीं दी जाती थी बच्चों को, सिर्फ रोटर लर्निंग होती थी कि इसको रट लो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे जिससे कि तुम्हें एडमिशन अच्छी जगह मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो वही सब चीजें थी। इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है ना, और यस, इंग्लिश जो था वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहा था। एंड ये कुछ स्टेट्स में तो एज अ मीडियम भी रहा था एजुकेशन का, जैसे कि कहा जाता था कि मदर टंग में पढ़ाएंगे और आपका या हिंदी जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसमें पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं था, इंग्लिश भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट था और कुछ स्कूल्स में तो ये एज अ मीडियम भी रहा था। ठीक है ना, टीचिंग मेथड्स भी फुल ऑफ डिफेक्ट्स थे आपके, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को फॉलो नहीं किया जाता था। ठीक है ना, जो टाइम टेबल था स्कूल्स का वो भी बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था, एक रिजिड टाइम टेबल फॉलो किया जाता था वहां पे, और अनसूटेबल टेक्स्ट बुक्स जो होती थी वो बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती थी, मतलब कि एक सुटेबल टेक्स्ट बुक्स जो होनी चाहिए वो नहीं थी अवेलेबल। ठीक है ना, यस। और क्या कहते हैं कि करिकुलम जो था वहां पे वो आपका बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था। ठीक है ना, नैरो था, बहुत ही ज्यादा वन साइडेड था, इससे बच्चों की कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती थी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा थे स्कूल में। ठीक है ना, इससे क्या होता था कि जो बच्चे जो टीचर्स होते थे वो एक पर्सनल कांटेक्ट जो है सभी बच्चों के साथ नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, जिसकी वजह से क्या होता था कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स को हम अपॉइंट नहीं कर पाते थे एज अ प्रोफेशनल टीचर। ठीक है ना, एग्जामिनेशन सिस्टम भी वहां पे क्या था, एकदम फुल ऑफ डिफेक्ट्स था। वो जो होते थे ट्रू नॉलेज जो होता था या बच्चों की स्किल्स को वो टेस्ट नहीं करता था, एग्जामिनेशन सिस्टम भी जो होता था वहां पे, मतलब इस तरीके का था कि मतलब जैसे भी था, मतलब कि उससे बच्चे की आप ये नहीं पता लगा सकते कि इस बच्चे में ये वाकई में बच्चा बहुत होशियार है। एग्जामिनेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का नहीं था उस टाइम पे। ठीक है ना, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि आपका डांसिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, या आपका म्यूजिक है, या आपका
ड्राइंग है, गेम्स है, स्पोर्ट्स हैं, ये कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते, राइटिंग ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, इस तरीके का ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन की पहले तो इन्होंने डीमेरिट्स बताई, तो उसमें मेन इन्होंने यही बताया कि भाई बच्चों को जो है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले सके, सिर्फ इसलिए प्रिपेयर किया जाता था कि बस तुम्हारा कैसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। आज के टाइम पे भी बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, सोचते हैं अच्छे नंबर ले आओ तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो उस टाइम पे सेकेंडरी स्कूल जो होते थे उनका फोकस ही यही होता था, ठीक है ना, पढ़ाने पे फोकस था ही नहीं उनका, बच्चे की प्रोग्रेस पे फोकस नहीं था बिल्कुल भी, को करिकुलर एक्टिविटीज का कोई अरेंजमेंट ही नहीं था, एग्जामिनेशन सिस्टम भी एकदम फुल ऑफ डिफेक्ट से भरा हुआ था। उससे आप ये नहीं पता लगा सकते कि बच्चों का आईक्यू कितना है, उसके अंदर स्किल कितनी है, नॉलेज कितनी है, कुछ आप पता नहीं लगा सकते थे। टाइम टेबल भी एकदम रिजिड टाइम टेबल था, टेक्स्ट बुक्स भी सुटेबल अमाउंट में नहीं थी वहां पर, टीचिंग मेथड्स भी नहीं थे, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल यूज ही नहीं किया जाता था, ठीक है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं था टीचर्स को अपॉइंट करने का। तो ये इन्होंने कुछ डिमेरिट्स बताई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने कुछ सजेशंस दिए, इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स का। तो इन्होंने बताया कि एक प्रोविजनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए इन ईच प्रोविंस, हर स्टेट का अपना एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए ऑफ एजुकेशन का, ठीक है, ये इन्होंने बोला कि बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी फॉर्म्ड इन दोज प्रोविंसेस वेयर दे हैव नॉट येट बीन फॉर्म्ड, जिन स्टेट्स में बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं स्टैब्लिश हुआ है अभी तक, वहां पे वो बनाए जाने चाहिए। ये जो बोर्ड्स होते हैं ये सेकेंडरी एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जिन स्टेट में भी ये अभी तक नहीं बने हैं उन स्टेट्स में भी बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को बनाया जाना चाहिए। हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, ठीक है ना, फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। तो जिन स्टेट्स का नहीं है वो अपना इस्टेब्लिश करें उस बोर्ड को, ठीक है ना, क्योंकि वो बोर्ड जो होता है फिर सेकेंडरी एजुकेशन की प्रिपरेशन करता है बहुत अच्छे लेवल पे, उसका काम ही यही होता है, ठीक है ना, ये इन्होंने बोला। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं शुड बी मैनेज्ड बाय द मैनेजमेंट कमिटीज के द्वारा मैनेज किए जाने चाहिए, जो वो भी सिर्फ वही कमिटीज हो जो आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक इसके लिए भी अलग से बोर्ड बनाया जाना चाहिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हर स्टेट में बनना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए आप अलग से एक बोर्ड बना दो, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन का भी एक अलग से बोर्ड होना चाहिए, तो इन पर बर्डन नहीं पड़ने का ना, फिर किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड पे बर्डन नहीं पड़ेगा भाई, टेक्निकल एजुकेशन का अलग से बोर्ड बन जाएगा, उसका काम ही सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन को देखना होगा, ठीक है ना। तो इससे एक बहुत ही इफेक्टिव, एक कहते हैं ना निखार आता है, फिर जो एक्शंस लिए जाते हैं किसी भी चीज के इम्प्रूवमेंट में, ठीक है ना, वो अच्छे से स्टैब्लिश हो पाते हैं, वो अच्छे से लाए जा सकते हैं स्कूल्स में, ताकि स्कूल्स भी अच्छे से उसको फॉलो कर पाए, ठीक है। तो वर्क जो होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का, जो डायरेक्टर होता है एजुकेशन का, उनका काम क्या होता है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर को एडवाइस करें, तो उसकी जो जॉब है ना उसको एक जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर ही देखनी चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फाइनेंस के बारे में इन्होंने बताया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑर्गेनाइज सेकेंडरी एजुकेशन वो कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, बाकी सेकेंडरी एजुकेशन जो है कंप्लीटली किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट की, ठीक है। जो डोनेशंस हैं सेकेंडरी एजुकेशन को दी जाती हैं वो फ्री हो इनकम टैक्स से, ठीक है ना, कोई टैक्स ना लगे, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल, अगर हो सके जितना पॉसिबल हो सके गवर्नमेंट को लैंड भी अवेलेबल कराने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। स्पेशल टैक्स आपका इम्पोज होना चाहिए इंडस्ट्रीज पे जो आपके टेक्निकल एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं सेकेंडरी लेवल पे, उसके लिए एक स्पेशल टैक्स अलग से इम्पोज होना चाहिए। मटेरियल जो सेकेंडरी स्कूल्स परचेज करते हैं वो भी आपका सभी कस्टम ड्यूटीज से फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए वो भी, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। तभी इनकी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इनकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि देखो फाइनेंशियल एड सबको चाहिए होती है, ठीक है ना, अगर आप कुछ चीजें थोड़ी फ्री कर दोगे तो वो अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने स्कूल में उस चीज को लेके आएंगे, है ना, तो फॉर द बेटर डेवलपमेंट, तो यही सब था। रिकॉग्निशन टू स्कूल्स, बोर्ड्स जो है उन्हीं स्कूल्स को रिकॉग्निशन देंगे अगर वो सारी कंडीशंस जो डिफाइंड है उनको स्ट्रिक्टली फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। और उन स्कूल्स का रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रशंसा, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जिसे हम क्या देते हैं वो चीज। तो जिन स्कूल्स को मान लो रिकॉग्निशन मिल चुका है बाय द बोर्ड्स और बाद में वो अगर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका रिकॉग्निशन को कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है ना।
तो ये इन्होंने बोला कि स्ट्रिक्टली अगर रूल्स आपके फॉलो होंगे, अडहेयर होंगे, तो हम उन स्कूल्स को रिकॉग्निशन देंगे। इफ इन एनी केस अगर आप देखे जाते हैं कि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो आफ्टर अचीविंग द रिकॉग्निशन फ्रॉम द बोर्ड, तो आपका रिकॉग्निशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। सुपरविजन ऑफ स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स को कौन सुपरवाइज करेगा? सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स आपके अपॉइंट किए जाने चाहिए। हर स्कूल जो है शुड बी सुपरवाइज्ड एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल होना चाहिए सुपरविजन का। Beside the school inspectors and principals of the secondary schools, आपके सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, स्कूल इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनसे अलग एक एक्सपीरियंस्ड टीचर ऑफ द टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, ठीक है ना, वो भी अपॉइंट किया जाना चाहिए आपका एज अ मेंबर ऑफ सुपरविजन कमेटी का, ठीक है। जो आपके टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस जो होते हैं उनमें जो भी एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना, तो उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ सुपरविजन कमेटी का, ठीक है। अब इन्होंने बोला सजेशंस क्या दिए, अब इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होनी चाहिए, तो इन्होंने बताया कि ये प्राइमरी एजुकेशन के बाद हम देते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, वही दैट्स इट, ठीक है। किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं? 11 से 17 ईयर्स के एज के, और 7 साल की ये आपकी होती है, ठीक है ना। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, 3 ईयर्स की सीनियर बेसिक स्टेज या जूनियर सेकेंडरी स्टेज, और 4 ईयर्स की हायर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। जो कमीशन है उसने एक्सेप्ट करा 11 ईयर्स की सेकेंडरी एजुकेशन एंड 3 ईयर्स की डिग्री कोर्स। इसने भी इंटरमीडिएट क्लासेस जो होते थे उसको अबॉलिश कर दिया। मतलब कि जो पिछले कमीशन में हमने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट स्कूल्स अलग से स्टैब्लिश कराए जाने चाहिए, उसको तो इसने कह दिया कि इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने 11th को तो सेकेंडरी एजुकेशन से जोड़ दिया, तो इसी वजह से आपकी जो ये सेकेंडरी एजुकेशन है ये 11 साल की हो गई, 11th उसमें जुड़ गई, और डिग्री आपकी जो पहले 2 साल की होती थी इसमें 12th को ऐड कर दिया, तो डिग्री आपकी 3 साल की हो गई, ठीक है। तो इसने भी इंटरमीडिएट क्लासेस की अबोलिशन की बात करी, और सेकेंडरी एजुकेशन के 11 साल की बात करी, और 3 साल का डिग्री कोर्स, 3 साल के डिग्री कोर्स में इसमें आपकी 12th भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। और इसमें 11th मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 11th जो है उसको तो सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जोड़ दो, और जो 12th है उसको आप डिग्री के साथ जोड़ दो, ठीक है ना। और ये जो इंटरमीडिएट स्कूल्स है इनको बैन कर दो, ठीक है ना। एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है वो भी ऑर्गेनाइज कराई जानी चाहिए सेकेंडरी स्कूल में, जो आपके रूरल एरियाज में है, तो उन सेकेंडरी स्कूल्स में एग्रीकल्चर एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी ओपन करे जाने चाहिए बड़ी बड़ी सिटीज में, जिससे कि जो स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है नियर बाय और लोकल इंडस्ट्रीज में वो भी पूरी हो सके, ठीक है। देयर शुड बी क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पॉलिटेक्निक कॉलेजेस एंड द लोकल इंडस्ट्रीज। भाई अच्छा रिलेशनशिप होगा तभी तो स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, जो इन कॉलेजेस से बच्चे पढ़कर आए हैं जो स्किल्ड हैं बहुत ज़्यादा, तभी तो वो लोकल इंडस्ट्रीज में एज ए स्किल्ड वर्कर्स की तरह काम कर पाएंगे, अच्छी पे स्केल मिलेगी, तो एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, ये भी तभी हो पाएगा, ठीक है। मल्टीपर्पज स्कूल्स ओपन किए जाने चाहिए हायर सेकेंडरी लेवल पे, और डाइवर्सिफाइड कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए इन स्कूल्स में। डाइवर्सिफाइड कोर्सेज मतलब कोर्सेज में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के कोर्सेज आपके इंक्लूड किए जाने चाहिए सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। टिल द हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट स्कूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्कूल, जब तक कि आपके हाई स्कूल्स और जो इंटरमीडिएट स्कूल्स उस टाइम पे स्टैब्लिश हो गए थे, जब तक कि सेकेंडरी स्कूल्स में ही कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। जो एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, वो एक अंडरगो 1 ईयर, ये 1 है, अंडरगो अ 1 ईयर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स वो बच्चे ले सकते हैं। मतलब कि जो 10th पास बच्चे हैं और वो यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, और उस टाइम पे हाई स्कूल्स और जो इंटरमीडिएट स्कूल्स वो आपके सेकेंडरी स्कूल्स में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, तो तब तक के लिए वे बच्चे जो है आपका 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। जो ये सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं इसमें ही मतलब ये सारे जो हाई स्कूल्स और इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं ये सब इसी में ही कन्वर्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि उसने बात बोल दी कि इंटरमीडिएट स्कूल्स को तो बंद कर दो, 11th को सेकेंडरी स्कूल्स के साथ जोड़ दो, 12th को आप डिग्री के साथ जोड़ दो, ठीक है ना। तो हाई स्कूल वाले बच्चे सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जो जिस बच्चे को 12th करनी होगी है ना, तो वो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा ना, तो इसी वजह से वो बोलना चाह रहे हैं कि तब तक वे बच्चे 1 साल का एक प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को आप कर सकते हो।
एम्स क्या थे इस इन सेकेंडरी एजुकेशन को लेके इस मुदाइलर कमीशन के? इसने एम के लिए बोला कि डेवलपमेंट होना चाहिए डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का, मतलब कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये नेसेसरी है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बच्चों के अंदर आनी चाहिए, मतलब कि एक कहते हैं देश के प्रति भावना, ठीक है ना, वो बच्चों पैट्रियटिज्म बच्चों के अंदर डेवलप होना चाहिए। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी डेमोक्रेसी के, जैसे कि फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, जस्टिस है, तो ये सब बच्चों के अंदर, ये भावनाएं बच्चों के अंदर आनी चाहिए, वो अपने अंदर इसको डेवलप करें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश में एक अच्छे नागरिक बनेंगे ये हमारे देश के, ठीक है। डेवलपमेंट होना चाहिए वोकेशनल स्किल्स का। ये जो कमीशन था इसकी ओपिनियन ये थी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं हमारे देश में वो रियल वर्ल्ड में ही एंटर करते हैं, ठीक है ना, बहुत कम होते हैं जो आगे तक आपके जाते हैं, आगे फर्दर स्टडीज करते हैं। इस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन तो बहुत ही ज्यादा रियल होती है, क्योंकि बहुत 70% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो आगे अपना लिवलीहुड अर्न करने लग जाते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्दर स्टडीज की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन एक अपने आप में ही एक क्या है, कंप्लीट यूनिट है, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट यूनिट है इट्ससेल्फ, ठीक है ना। तो ऐसा इन्होंने बोला, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों को वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा कि हमारा जो कंट्री है वो भी इकोनॉमिकली डेवलप करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 70% बच्चे जो होते हैं वो लिवलीहुड की तरफ ही भागते हैं अपना, मतलब कि रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में या वर्ल्ड में जाते हैं। सिर्फ 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका फर्दर स्टडीज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इस कमीशन की मेरिट्स क्या है, मेरिट्स पढ़ते हैं। देखो मेरिट्स क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, मतलब कैसे, क्योंकि इस कमीशन ने बोला था कि एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपका हर स्टेट में डेवलप होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, इसी तरीके से हर एक स्टेट का भी अपना एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। जिन स्टेट्स में नहीं है वो अपना इस्टेब्लिश करें, ठीक है ना। इसका काम ही होगा कि ये सेकेंडरी स्कूल्स में एजुकेशन किस तरीके से दी जानी चाहिए उसके बारे में ये प्रिपरेशन करेगा, उसको देखेगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सिर्फ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की इन्होंने बात करी थी, ठीक है ना। फिर इन्होंने बोला था कि अप्रोप्रिएट एम्स थे एजुकेशन को लेके, है ना भाई, एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप आनी चाहिए बच्चों के अंदर, वोकेशनल स्किल्स होनी चाहिए, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, लीडरशिप क्वालिटी बच्चों के अंदर आनी चाहिए। तो एक बहुत ही अप्रोप्रिएट एम्स थे जो हर बच्चे में होने चाहिए, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल्स थे फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। कैसे, क्योंकि इसने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इस्टेब्लिश करने की बात करी थी हर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है ना, जो पहले नहीं दी जाती थी, तो इसने को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंपलसरी कर दी थी करिकुलम में सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है ना, जिससे कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उनकी स्किल्स थोड़ी और ब्रॉड हो, ठीक है ना। और ठीक है, मदर टंग को ही इन्होंने मीडियम बना दिया था। सबसे ज़्यादा इम्फेसिस इन्होंने करेक्टर बिल्डिंग पर, डिसिप्लिन पे दिया था कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, और आप बच्चे का इससे क्या होगा, करेक्टर डेवलपमेंट होगा, बच्चे की पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, उसकी सेल्फ प्रोग्रेस होगी, ठीक है ना। इंफोसिस दिया इन्होंने अपॉन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में, वही इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करा, वोकेशनल स्किल्स पे बच्चे की इंप्रूव करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी, क्योंकि इनका था कि सेकेंडरी एजुकेशन अपने आप में ही कंप्लीट यूनिट होती है, ठीक है ना सर, क्योंकि 70% बच्चे जो होते हैं जहाँ तक वो लिवलीहुड अर्न करते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्दर स्टडीज़ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जो क्योंकि 30 हाँ, और बहुत कम बच्चे ऐसे, मतलब आप समझ सकते हो कि 70% स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो लिवलीहुड अर्न करते हैं, ठीक है ना। यस, ठीक है, और बाकी के बचे हुए बच्चे आपका जो होते हैं फर्दर स्टडीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो फिर आप समझ सकते हो कि 70% हिस्सा बच्चों का, तो आप समझो ज़्यादा हिस्सा बच्चों का लिवलीहुड में ही है, तो ये हमारी हेल्प करेगा कंट्री की डेवलपमेंट में इकोनॉमिकली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वोकेशनल गाइडेंस देना बच्चों को, ठीक है। रिफॉर्म लेके आए थे टीचर स्टेटस, कैसे कि इन्होंने जो है टीचर ट्रेनिंग जो दी जाती थी, जो टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती थी उस पर भी इन्होंने जोर लिया, उसके लिए कुछ नए मेजर्स लेके आए। टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने रूल्स को फॉर्मुलेट करा, ठीक है ना, उनकी पे स्केल्स को, सर्विस कंडीशंस को भी इम्प्रूव करा, पे स्केल्स को बढ़ाया, ठीक है ना, जिससे कि जो
एबल्ड पर्सन्स हैं वो इस प्रोफेशन की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। रिफॉर्म लेके आए एग्जामिनेशन सिस्टम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कमीशन ने ऐसे टाइप एग्जामिनेशन को जो है इन्होंने ऐसे टाइप एग्जामिनेशन जो आपके होते थे उसमें ये कुछ और इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो इन्होंने बोला कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं अलोंग विद ऐसे टाइप क्वेश्चंस वो आपके एग्जामिनेशंस में इंक्लूड किए जाने चाहिए, और जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही स्किलफुली केयरफुली फ्रेम्ड हो, ठीक है ना। उसमें थोड़ी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, वो बच्चों से पूछे जाने चाहिए जिसमें बच्चे थोड़ा दिमाग पे जोर लगा थॉट प्रोसेसिंग करें उस क्वेश्चन को आंसर देने में। तो इस तरीके का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके फ्रेम होने चाहिए, ठीक है ना। कॉन्क्रीट सजेशन दिए इन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेकर। भाई जैसे राधा कृष्ण कमीशन ने बोल दिया था कि जो वुमेन्स हैं उनकी एजुकेशन को उन्होंने एकदम नैरो माइंडेड उनकी थिंकिंग थी, मायोपिक थिंकिंग थी कि वुमेन तो एक अच्छी गुड वाइफ्स और एक अच्छी मदर ही बन सकती हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन इन्होंने बोला था वुमेन एजुकेशन को लेके कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा था उन्होंने बॉयज़ एंड गर्ल्स एजुकेशन में। इनकी जो गर्ल्स इन्होंने बोला था कि सेम राइट है गर्ल्स को जो बॉयज़ को होता है एजुकेशन लेने का, ठीक है ना। इसने एक सेपरेट कैटेगरी के होम साइंस स्कूल्स भी बनाने की बात करी थी गर्ल्स को लेके। इन्होंने होम साइंस स्कूल जो होते हैं सेपरेट वो बनाने की बात करी थी गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि जहाँ पे सेपरेट स्कूल्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इन्होंने को एजुकेशन को परमिट कर दिया था जहाँ पे नहीं बन सकते थे। लेकिन जहाँ बन सकते थे वहाँ पे इन्होंने सेपरेट गर्ल्स बनाने की भी बात करी और होम साइंस भी इन्होंने इंक्लूड करा। तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करा था, ठीक है ना। तो ये इसकी मेरिट थी, काफ़ी अच्छा काम करा था इसने। डी मेरिट्स क्या थी इस कमीशन की? एक तो इल डिफाइंड स्ट्रक्चर था सेकेंडरी एजुकेशन का। कैसे? क्योंकि एक तो उन्होंने बोल दिया था कि जो 11th है उसको आप सेकेंडरी स्कूल से अटैच कर दो, जो 12th है उसको डिग्री कोर्सेज के साथ अटैच कर दो, ठीक है ना। फिर उन्होंने साथ ही साथ बोल दिया था कि एक साल का एक प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या प्री वोकेशनल कोर्स भी इन्होंने सजेस्ट कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। इससे ना मतलब कि गवर्नमेंट के काम में ना बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर आ गया था, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया था। तो इसीलिए गवर्नमेंट को वापस अपने 10+2 के सिस्टम पे ही वापस आना पड़ गया था, ठीक है ना। ओवर बर्डन था करिकुलम भी बहुत ज़्यादा। तो कैसे? क्योंकि एक तो इसने तुम्हारी जो है लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस इसने आपकी रिकमेंड करी थी ना। एक तो हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो गई, एक आपकी मदर टंग हो गई और एक इंग्लिश हो गई, ठीक है ना। सेकेंडरी स्कूल्स में तो इंग्लिश दी जाती थी, ठीक है ना, पढ़ाया जाता था इंग्लिश के बारे में भी। सीनियर बेसिक पे तो इंग्लिश कर दी थी ना। तो 3 तरीके की लैंग्वेजेस इन्होंने आपकी रिकमेंड करी थी, ठीक है ना। 8 सब्जेक्ट होते थे सेकेंडरी लेवल पे, तो इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, है ना। कमीशन ऐसा लग रहा था कि जैसे कमीशन सब कुछ बच्चों को सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा देगा, तो वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। आपका 3 लैंग्वेज वाला जो सिस्टम था, आपकी मदर टंग हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई और आपकी हिंदी जो कि नेशनल लैंग्वेज है, ये इनअप्रोप्रिएट था, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था कि कमीशन सबको सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को सिखा देगा, तो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन। 8 सब्जेक्ट होते थे और 8 सब्जेक्ट में भी 3 लैंग्वेजेस, समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट था कि उन 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाना। डाइवर्स करिकुलम था। कैसे? कि देखो मतलब डाइवर्स करिकुलम था, ये भी एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डनिंग था। कि इसने क्या करा था ना, इसने सेकेंडरी स्कूल में आपका 7 कैटेगरीज में आपके डिवाइड कर दिया था। जो सेकेंडरी लेवल पे जो इसने 7 कैटेगरीज क्रिएट कर दी थी सेकेंडरी लेवल पे। जो ये 7 कैटेगरीज होती थी ना, इन सबके अपने अपने सेपरेट सब्जेक्ट होते थे, बस कुछ ही कॉमन होते थे, ठीक है ना। कुछ ही कॉमन होते थे आपके, बस कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते थे यहाँ पे, लेकिन वो भी सिर्फ 2 ही, ज़्यादा नहीं होते थे। एक आध कैटेगरी में ही होता था वो भी, और 2 में से ही एक आपको चूज करना होता था, इस तरीके का होता था। 7 कैटेगरीज हो गई, अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, सिर्फ कुछ ही कॉमन मान के चलो। ऑप्शनल भी 1-2 में से आपको ऑप्शनल होता था, वो भी कुछ ही कैटेगरीज में होता था। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डनिंग था, ठीक है। डाइवर्स था बहुत ज़्यादा करिकुलम, जो कि बच्चे इतना नहीं समझ पा रहे थे, या कहो कि इतनी प्रोवाइड ही नहीं की जा रही थी जितना उन्होंने करिकुलम में मेंशन कर दिया था ना कि ये सब चीज़ दी जानी चाहिए, उतनी दी नहीं जा रही थी, ठीक है ना। कोई क्लियर सजेशन नहीं था इंग्लिश को लेके भी। कमीशन ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सजेशंस दिए थे रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ इंग्लिश। कैसे? कि इसने इंग्लिश को एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट में लिस्ट में डाल दिया था, ठीक है ना। और लेकिन वहीं देखा जाए तो इसने इंग्लिश को ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी डाल दिया था अगेन,
ठीक है ना, मतलब कि एक तो वही कैसे इंग्लिश को कंपलसरी भी कर देते तो सीनियर बेसिक लेवल पे, और एक तरफ ये तुम्हारा इंग्लिश को इन्होंने एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डाल रखा था इन्होंने आपका जूनियर बेसिक लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा हिंदी और मदर टंग ही दी जाती थी। तो मतलब ये कहने का मतलब ये कि कोई क्लियर सजेशन नहीं थे इंग्लिश को लेके भी, ठीक है। कॉस्टली था मल्टीपर्पज स्कूल्स, उन्होंने कहा तो दिया कि भाई मल्टीपर्पज स्कूल्स आपके बनने चाहिए फॉर द डिफरेंट वोकेशनल टेक्निकल्स को, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे ये, बनाना इतना आसान नहीं है कि एग्रीकल्चर के लिए या मेडिकल के लिए या लॉ के लिए, है ना, या फिर आपका केमिस्ट्री के लिए अलग से स्कूल बन जाए, ठीक है ना। तो वो बहुत ही लॉजिकल बात थी इनकी, कॉस्टली भी बहुत पड़ रहा था वो। इम्प्रैक्टिकल सजेशंस थे रिगार्डिंग द नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स। कैसे? क्योंकि इसने बोला था कि जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो खुद से ही अपना सब कुछ देखें, गवर्नमेंट एड उनको प्रोवाइड ही नहीं किया जाएगा। तो ये कितना मतलब कहते हैं ना, एक तो डे ड्रीम जैसा लग रहा था कि भाई जहाँ आज के टाइम पे भी स्कूल गवर्नमेंट की सहायता से चलते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स जो हो गए, जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हो गए, जो उन्होंने बोला कि आपकी ये जो मल्टी, पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं इनको आपकी ये कंपनीज के अंदर रजिस्टर, कंपनीज एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड आपकी कमिटीज होती हैं वो उसको देखेंगी, ठीक है ना। तो आप समझिए मैनेजमेंट कमिटीज होती है वो उसको देखेंगी, जो ये नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं तो गवर्नमेंट एड इनको प्रोवाइड नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल सजेशन था, क्योंकि आज के टाइम पे देखो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एड हर कोई लेता है, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट सजेशंस थे रिगार्डिंग द रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन को लेके कि इस कमीशन ने रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन को स्कूल में प्रोवाइड करने की बात करी थी, ठीक है ना, विद द प्रायर कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स से पहले ही कंसेंट लेके एंड, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इम्प्रैक्टिकल था, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर देश है, यहाँ पे कई तरीके के धर्म है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि हमारा एक एक घंटे की जो ज़रूरत है वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन में एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं है, ठीक है ना, बल्कि हमें तो बच्चों को सिर्फ एक फीलिंग लेके आनी है बच्चों के अंदर नेशनलिज्म की, ठीक है ना। तो रिलीजियस एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पे होना, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कोई तुक नहीं बैठता इसमें भी, ठीक है ना। तो इसने रिलीजियस एजुकेशन को लेकर भी बहुत अप्रोप्रिएट से इसने सजेशंस दिए थे, ठीक है ना। क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन के थ्रू तो बच्चों के अंदर जो है इनटॉलरेंस की फीलिंग आएगी, ठीक है ना, और हमें तो उसको खत्म करना था, हमें तो उसके लिए उनको एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनाना था, जो कि इसका खुद का एक एम था। जहां आप बच्चों को डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनाना, सिटीजनशिप आप लेके आना चाह रहे हो, और वहीं पे जो है आप अपना जो है रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हो, तो ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सी बातें हो गई ना। तो ये इनकी इस कमीशन की डिमेरिट्स थी, ठीक है। सो इस कमीशन के बारे में इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर।